हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के किताब का 17वां अध्याय, जिसका नाम है भारत के भौतिक प्रदेश। और आज की क्लास में हम इस भारत के भौतिक प्रदेश नामक चैप्टर का पहला भाग देखने वाले हैं। आप जानते होंगे कि सामाजिक विज्ञान को हम 4 अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था। तो इस 17वें अध्याय जिसका नाम है भारत का भौतिक प्रदेश, इससे हम भूगोल सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि भूगोल किसे कहा जाता है। भूगोल मतलब भूगोल। इस गोल पृथ्वी को समझना ही भूगोल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो क्या हमें 10वीं क्लास में पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेनी है? नहीं, हमें 10वीं कक्षा में सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे देश भारत के भूगोल के बारे में जानना है। जैसे कि भारत में कौन कौन से मुख्य पहाड़ है, जैसे कि हिमालय कहाँ है, हमें पढ़ना होता है थार का मरुस्थल कहाँ है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत में ये उत्तर का विशाल मैदान कैसे बनता है, यहां पर कौन कौन सी नदियां बहती है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कहां है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, भारत का जलवायु कैसा है, मतलब तापमान कैसा है, बारिश कितनी होती है, भारत में अलग अलग प्रकार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उनके नाम क्या क्या है, खेती कैसी कैसी होती है। मतलब कि 10वीं कक्षा में हमें मुख्य रूप से भारत के भूगोल के बारे में ही जानना है। तो अपना 17वां अध्याय जो कि भूगोल विषय का पहला अध्याय है, हमें देखना है भारत के भौतिक प्रदेश। तो जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम भारत के बारे में कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि भारत को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। भारत को मुख्य रूप से 4 नामों से जाना जाता है, जैसे कि जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतखंड और हिंदुस्तान। मैं कहूं जम्बूद्वीप तो आप क्या समझेंगे? भारत। मैं कहूं आर्यावर्त तो आप क्या समझेंगे? भारत। इसी प्रकार भारतखंड, हिंदुस्तान, ये भी हम जानते हैं कि भारत के ही अन्य नाम है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग दिशाओं में क्या क्या भौतिक चीजें उपलब्ध है। जैसे कि उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी जिसे गंगा सागर भी कहा जाता है, और पश्चिम में है अरब सागर जिसे सिंधु सागर भी कहा जाता है। भारत की यदि आकृति की बात की जाए तो ये चतुष्कोणीय है। इन सारी बातों को हम एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं भारत का एक रफ डायग्राम बना लेता हूं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। यह है भारत का एक रफ डायग्राम। ठीक है, ये एक भारत का रफ डायग्राम है। इसमें हमें देखना है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस तरफ है। ऊपर की ओर होता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण। जिधर सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा हो जाती है और पूर्व के सामने पश्चिम दिशा है। तो दिशाओं के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि उत्तर में क्या है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है। इसके बारे में और डिटेल अभी हम देखने वाले हैं। उत्तर में है हिमालय, बहुत बड़ा पर्वत है। दक्षिण में है हिंद महासागर, मतलब एक समुद्री हिस्सा है। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। अच्छा, पूर्व में बोला गया है बंगाल की खाड़ी। ये पूर्व में यहां पर है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी क्या है? ये बंगाल की खाड़ी एक समुद्र का हिस्सा है और इसे क्या कहा जाता है? गंगा सागर भी कहा जाता है। और पश्चिम में है अरब सागर। अरब सागर क्या है? यह भी बंगाल की खाड़ी की तरह ही एक समुद्री हिस्सा है, अरब सागर। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहा जाता है और अरब सागर को सिंधु सागर भी कहा जाता है। अगर इसकी आकृति देखोगे तो यह 4 कोणों वाला है, चतुष्कोणीय है। 1
2, 3, 4, ये 4 कॉर्नर वाला अपना भारत का आकृति है। तो इस स्लाइड से हमें क्या क्या जानने को मिला? भारत को 4 नाम से जाना जाता है: जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतखंड, हिंदुस्तान। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहा जाता है और अरब सागर को सिंधु सागर भी कहा जाता है। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। अब हम देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अपने प्यारा देश भारत का क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा है? तो आप याद रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप एग्जैक्ट आंकड़ा याद रख ना पाए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आप सोचिए 33 लाख को। कितना? 33 लाख। और अब सोचिए कि 33 लाख से थोड़ा कम है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। भारत में यदि राज्यों की बात की जाए तो राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 8 है। राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। इस फोटो में देखोगे तो सबसे बड़ा राज्य नजर आएगा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य नजर आएगा गोवा। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। आगे देखते हैं कि एक अक्षांश रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इस 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। तो यह कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अक्षांश देशांतर क्या होता है? आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जो आड़ी लाइन है वो अक्षांश है, जो खड़ी लाइन है वो देशांतर है। अक्षांश, देशांतर। तो एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, इसका मान होता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसी प्रकार एक देशांतर रेखा है जिसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इसके हिसाब से भारत का, अपने देश का मानक समय या प्रामाणिक समय तय होता है। अभी आपकी घड़ी में जितना भी बजा होगा वो किसके आधार पर बजा होगा? इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से। तो हमें क्या क्या याद रखना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 33 लाख से थोड़ा कम है। एग्जैक्ट बोला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, एक ही बात है। और यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अच्छा, भारत का प्रामाणिक समय किस रेखा के हिसाब से तय होता है? 82.5 डिग्री, या इसे 82 डिग्री 30 मिनट भी बोला जा सकता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके हिसाब से भारत का प्रामाणिक समय या मानक समय तय होता है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन देशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है। अब इसमें 2 प्रकार की बाउंड्री आ जाएगी, 2 प्रकार की सीमा आ जाएगी। एक तो स्थल सीमा यानी कि जमीन वाली सीमा, और एक है जल सीमा यानी कि पानी वाली सीमा। स्थल सीमा के साथ भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और जल सीमा के साथ भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। अब ये 7 कौन कौन से हैं, उनकी दिशा भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि उत्तर दिशा में है नेपाल, भूटान और चीन का तिब्बत वाला हिस्सा। इस मैप से हम देखते हैं उत्तर दिशा, ये वाली उत्तर दिशा में कौन से 3 देश हो गए? नेपाल, भूटान और यहां पर चीन का तिब्बत वाला हिस्सा आ जाएगा। उत्तर में ये 3 देश है। फिर उत्तर पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व के बीच वाली डायरेक्शन। तो यहां पर कौन सा देश है? ये रहा ग्रीन कलर में, म्यांमार। पूर्व में है बांग्लादेश। फिर आ जाओ पश्चिम में, पश्चिम मतलब पूर्व के सामने वाला। पश्चिम में पाकिस्तान है। और उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच वाली डायरेक्शन, यहां पर आपको देश मिल जाएगा अफगानिस्तान। तो ये हो गए 7 पड़ोसी देश जो कि
स्थल सीमा के साथ लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन का तिब्बत वाला हिस्सा, उत्तर पूर्व में म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अब आते हैं जलीय सीमा वाले। जलीय सीमा मतलब पानी में बाउंड्री बना रहे हैं वो कौन कौन से है? एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव। कहां है श्रीलंका? श्रीलंका यहां पर पानी में है, भारत के दक्षिण में। और मालदीव कहां है? ये लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव। तो टोटल 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थल सीमा वाले और 2 जलीय सीमा वाले। इनकी डायरेक्शन के साथ हमें इनके नाम पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों के साथ, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ जो बाउंड्री लगती है उनके कुछ स्पेशल नाम है। जैसे कि भारत और चीन की जो बाउंड्री है उसका एक अलग सा नाम है मैकमोहन रेखा। तो मैं कहूं मैकमोहन रेखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भारत और चीन वाली बाउंड्री। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। इसी प्रकार एक और रेखा है, एक और लाइन है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। मैं कहूं रेड क्लिफ रेखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लग रही है और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री लग रही है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी लंबी है। यह आपको याद रखना है, करीब करीब 3000 किलोमीटर और एग्जैक्ट बोला जाए तो 2912 किलोमीटर। इसी प्रकार भारत और बांग्लादेश के साथ कितनी बाउंड्री लगती है? ये 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगती है भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री। और जिन जिन देशों के साथ भारत की बाउंड्री लगती है उसमें सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, ये 4096 किलोमीटर। तो ये 2 आंकड़े आपको पता होने चाहिए। भारत पाकिस्तान 2912 और भारत बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, मैकमोहन भारत चीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जितना भी हमने पढ़ लिया है अपने आप को हम एग्जामिन करते हैं, अपने आप टेस्ट लेते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, चीन से लगने वाली सीमा का नाम क्या है? चीन से जो बाउंड्री लगती है उसका नाम क्या है? अभी हमने देखा था 2 लाइनों के नाम, एक तो है आपका मैकमोहन और एक है रेड क्लिफ। भाई रेड क्लिफ तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ लगती है तो बच गई मैकमोहन। तो मैकमोहन किसके साथ लगती है? चीन के साथ। तो भारत और चीन के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। एक क्वेश्चन अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितने किलोमीटर है? अभी हमने देखा था कि 2 देशों के साथ लगने वाली बाउंड्री की लंबाई हमें पता होनी चाहिए। एक तो बांग्लादेश के साथ कितनी है और एक पाकिस्तान के साथ कितनी है। बांग्लादेश के साथ 4096 थी और पाकिस्तान के साथ कितनी थी? करीब 3000 और एग्जैक्ट बोला जाए तो 2912 किलोमीटर। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हमने देख लिया, अपने आप को टेस्ट कर लिया कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेशों को, मतलब कि भारत में पहाड़ कितने हैं, कहां पर है, पठार कितने हैं, कहां पर है, मैदान वाला क्षेत्र कहां पर है, कितना बड़ा हिस्सा है, और अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियां भी है वो कहां पर है, कितनी है। तो पहले हम उनको देखने से पहले यह देख लेते हैं कि हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है, जो ऊपर आएगा हिमालय, अभी हम उसको और डिटेल में समझेंगे तब आपको और समझ में आएगा। पहले हम इनके प्रतिशत देख लेते हैं कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा हिमालय के अंतर्गत आएगा। तो आपको याद रखना है करीब करीब 10%, एग्जैक्ट बोला जाए तो 10.7% भाग हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका पठार वाला हिस्सा, ये पठार क्या होता है? ये है आपका पहाड़, ये है मैदान। पठार क्या हो जाएगा? ऊपर उठा हुआ है लेकिन तीखा नहीं है, ऊपर से समतल है, ये हो जाएगा आपका पठार। ये है आपका पहाड़ या पर्वत हिस्सा, ये है पठार और ये है मैदान। तो पठार भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा ले हुआ है?
करीब करीब 27 और एग्जैक्ट बोला जाए तो 27.7। मैदान कितना हिस्सा लिए हुए हैं? मैदान बहुत बड़ा हिस्सा लिए हुए हैं, ये है 43%। और पहाड़ियां, छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं, वो कितना हिस्सा लिए हुए हैं? करीब करीब 18, एग्जैक्ट बोला जाए तो 18.6। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत भारत का कितना कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा? हिमालय का हिस्सा 10.7, पठार 27.7, मैदान 43 और पहाड़ियां 18.6। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये मैदान वाला हिस्सा हो जाएगा, जो कि 43% है। अब इस चीज को और डिटेल में हम समझते हैं। अगर भारत को हम आसमान से देखें तो हमें प्रमुख रूप से ये 6 चीजें नजर आएगी, और इन 6 चीजों को क्या बोला गया है? भारत के भौतिक प्रदेश। आप मैप पर देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन सबसे पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश पहला, ये ऊपर की ओर हिमालय है, ये पहला हिस्सा है। दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 नदियां हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनके द्वारा बनाया गया मैदान। ये दूसरा हिस्सा है जो कि उत्तर की ओर हिमालय के नीचे दिखेगा। फिर तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। पठार मतलब अभी हमने समझा ऊपर उठा है, लेकिन ऊपर से तीखा नहीं है, ऊपर से समतल है, वो पठार हिस्सा हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय मतलब कि 3 तरफ समुद्र से घिरा हिस्सा, तो यहां पर आपको प्रायद्वीपीय पठार मिल जाएगा, मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में। फिर चौथा है तटीय मैदान। तटीय मैदान मतलब आप में से बहुत लोग मुंबई घूमने गए होंगे, गोवा घूमने गए होंगे, वहां पर जो पानी के किनारे जो तट बने हैं वो तटीय मैदान कहलाते हैं। तो दक्षिण की ओर दोनों तरफ, समुद्र के दोनों तरफ है तटीय मैदान। फिर है 5वां द्वीप समूह। द्वीप समूह मतलब कि समुद्र के अंदर जमीन के छोटे छोटे हिस्से। इधर है अंडमान निकोबार और इस तरफ है आपका लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह हो गया। छठा हिस्सा हो जाएगा आपका पश्चिमी मरुस्थल, जिसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ये राजस्थान के पश्चिम वाले हिस्से में पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है भारत के 6 भौतिक प्रदेश है। कौन कौन से? हिमालय पर्वतीय प्रदेश पहला, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा ये प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान जो कि आसमानी कलर में आपको दिख रहा है, द्वीप समूह ये समुद्र के अंदर अंडमान निकोबार और इस तरफ है आपका लक्षद्वीप, और छठा है पश्चिमी मरुस्थल, राजस्थान का पश्चिमी वाला हिस्सा जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। एक एक करके हम इन 6 भौतिक प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है हिमालय पर्वतीय प्रदेश को। पहला भौतिक प्रदेश हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की पटकोई बूम पहाड़ी तक फैला है। इस फोटो में आप समझिए, हिमालय, उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में कहां तक? पटकई बूम की पहाड़ियों तक। पश्चिम में कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। यह तो हो गई लोकेशन के हिसाब से बात। यदि हम नदियों के हिसाब से बात करें तो ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। पश्चिम में है सिंधु नदी और पूर्व में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ये आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश। यदि इसकी आकृति देखोगे तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब धनुष के जैसा है, धनुषाकार आकृति है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर है। यहां पर ज्यादा चौड़ा है और यहां पर कम चौड़ा है, यहां पर थोड़ा पतला है। तो 400 इधर है और यहां पर 150 किलोमीटर हो जाएगा। इस पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आपको जानकारी होगी पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। और ये कौन से देश में है? क्या भारत में है? नहीं, ये नेपाल में है। तो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट, इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। और कहां पर है ये? भारत में नहीं है, नेपाल में है। इसकी ऊंचाई हमें पता होना चाहिए, कितना ऊपर है ये? 8,848 मीटर, लगभग 9,000 मीटर हो गया ये। एग्जैक्ट आपको याद रखना है 8848 मीटर। आगे देखते हैं एक और चोटी को,
माउंट एवरेस्ट को देख लिया। अब देखते हैं K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये भी एक ऊंची चोटी है, बहुत लोग इसके ऊपर चढ़ाई करने जाते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भाई माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि ये POK में है। POK मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत आ जाता है, पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है। तो K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये POK में आती है। एक और चोटी देख लेते हैं जो कि पूरी की पूरी भारत में है, वो है कंचनजंगा। तो ये भारत के नियंत्रण में आने वाले भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए 8,598, लगभग ये 8,600 मीटर के आसपास है। तो 3 चोटियां, माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भी 4 हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से? परा हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस फोटो के माध्यम से आप समझिए कि इस हिमालय के भी 4 हिस्से हैं। परा हिमालय, महान हिमालय, आपका लघु हिमालय और ये आपका पीछे शिवालिक हिमालय। एक एक करके इन चारों को हम समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परा हिमालय। इसको ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। परा बोलो, ट्रांस बोलो, एक ही बात है। ये तिब्बत जो कि चीन का हिस्सा है उसकी बाउंड्री पर है। ये ऊपर है परा हिमालय। कहां पर है ये तिब्बत की बाउंड्री पे जो कि चीन का हिस्सा है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये 40 किलोमीटर है। कितना चौड़ा है ये? 40 किलोमीटर है। यहां पर 33 सागर के अवशेष मिल जाएंगे आपको। ये 33 सागर क्या है? आपको जानकारी होगी कि हिमालय कैसे बना है। हिमालय 2 बड़ी बड़ी चट्टानों, जिसे प्लेट कहते हैं, उसके टकराने से बना है। इन 2 प्लेटों के बीच में एक सागर का हिस्सा था, समुद्र मान लीजिए आप। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से इस समुद्र के अंदर जो भी मलबा था वो ऊपर उठा और उससे हिमालय बन गया। तो इस सागर का नाम क्या था? 33 सागर। तो इस ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में, परा हिमालय वाले हिस्से में 33 सागर के अवशेष विद्यमान है। और ये जानकारी मैंने दे ही दी है आपको कि 33 सागर क्या है? ये हिमालय की उत्पत्ति का सागर है। हिमालय की उत्पत्ति इस 33 सागर से हुई है। तो परा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहां पर है? चीन तिब्बत की सीमा पर है। इसकी चौड़ाई 40 किलोमीटर है। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। इसमें 33 सागर के अवशेष विद्यमान है और हिमालय की उत्पत्ति इस प्राचीन 33 सागर से ही हुई है। इसमें पूरे हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां दी गई है, वो हमें देख लेनी है। भाई माउंट एवरेस्ट तो हमने देख ही लिया है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा अभी हमने देख लिया, 8,595 मीटर है। मकालू 8,470 मीटर है। धौलागिरी 8,167 मीटर है। नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ, नंदा देवी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं हिमालय की। अब क्या ये वाला डेटा भी हमें याद करना है? नहीं, आप सिर्फ माउंट एवरेस्ट का और कंचनजंगा का ये वाला आंकड़ा याद कर लो, 8,848 और ये करीब 8,595 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय का दूसरा हिस्सा, परा हिमालय या ट्रांस हिमालय पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा है महाहिमालय। इस महाहिमालय को मुख्य हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। मैं पूछूं, हिमाद्री किसे कहा जाता है? महाहिमालय को। मुख्य हिमालय किसे कहा जाता है? महाहिमालय को। यह हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी है। 4 चोटियां, 4 श्रेणियां हमने देखी। कौन कौन सी? परा हिमालय या ट्रांस हिमालय, महाहिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इनमें सबसे प्राचीन कौन सी है? आपकी महाहिमालय वाली। इसका उत्थान मतलब ये ऊपर कब उठा था, बना कब था? 60 मिलियन वर्ष पूर्व। ये जानकारी भी हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है? सभी हिमालय में सबसे ऊंचा हिमालय ये ही है। इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर, औसत ऊंचाई है। कुछ इससे ज्यादा है, कुछ इससे कम है महाहिमालय। इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से आ जाएंगे? प्रमुख दर्रे मतलब कि दर्रे क्या होते हैं भाई? 2 पहाड़ के बीच में से आप
उस तरफ कैसे जाओगे? तो दो पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है दर्रे। एक तरीके से पहाड़ को क्रॉस करने का ये रास्ता है दर्रे। तो इनके नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कि जोजिला, बुर्जिला, शिपकिला, बारालाचाला, लिपुलेखला। सबके पीछे लाला है, सबके पीछे क्या है? लाला है। तो लाला मतलब कि दर्रे हो गए। जोजिला, बुर्जिला, शिपकिला, बारालाचाला, लिपुलेखला। ये जोजिला कहां पे है? लद्दाख में। बुर्जिला जम्मू कश्मीर में। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला भी हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में आपका लिपुलेख। इसके अलावा नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में है। नाथुला, जेलेपला कहां पर है? ये सिक्किम में है। और बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इनमें से हमें ये सिक्किम वाले दर्रे तो याद होने ही चाहिए, नाथुला और जेलेपला। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हिमालय का हिस्सा देखते हैं, लघु हिमालय। ये महा हिमालय के समानांतर है। भाई महा हिमालय अभी हमने देखा प्राचीनतम है, सबसे पुराना है और सबसे ऊंचा है। तो इस महान हिमालय के समानांतर ऐसे पैरेलल कौन सा है? लघु हिमालय। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 80 से 100 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 3000 मीटर है। मतलब ये महान हिमालय से थोड़ा कम ऊंचा है। इसमें आपको पर्वतीय वन बहुत शानदार देखने को मिल जाएंगे और इन वनों में आपको कोणधारी पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे। कोणधारी मतलब ऐसे कोण लिए हुए पेड़ आपको ज्यादा मिल जाएंगे। और इन वनों में आपको चीड़, फर, महोगनी ये इंपॉर्टेंट पेड़ देखने को मिल जाएंगे। अगर इस श्रेणी की लघु हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियों की बात की जाए तो धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, चूरिया मुरिया और मसूरी कौन से वाले हिमालय में है? लघु हिमालय में है। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, चूरिया मुरिया और मसूरी कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में है। इस लघु हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जहां पे बहुत ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल। ये बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है, बहुत लोग यहां पर घूमने जाते हैं। तो ये कौन से हिमालय में है? लघु वाले हिमालय में। इस लघु हिमालय में जो ढलान है वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटी छोटी घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय की ढलानों पर। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि कश्मीर में इन छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग, जैसे कि गुलमर्ग हो गया। और उत्तराखंड में इन छोटे छोटे घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल या फिर पयार। तो मर्ग क्या है? ये छोटी छोटी घास के मैदान है। कहां पर पाए जाते हैं? कश्मीर में। ये बुग्याल या पयार क्या है? छोटे छोटे घास के मैदान है। कहां पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा दून और द्वार क्या होते हैं? इस लघु हिमालय में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, जो बीच वाले क्षेत्र है, वहां पर घाटियों को क्या कहा जाता है? दून या फिर द्वार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय की चौथी श्रेणी की बात करते हैं जिसका नाम है शिवालिक। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है या उप हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहर वाली श्रेणी है, इसीलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की अंतिम श्रेणी है, याद रखने की जरूरत नहीं है, हिमालय की अंतिम श्रेणी है, सबसे बाहर वाली। और हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, सबसे नई श्रेणी है। सबसे प्राचीनतम कौन सी थी? महा हिमालय। और सबसे नवीनतम कौन सी है? ये शिवालिक वाली। ये 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी ही है। ये 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी ही है। हालांकि ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। आप सोचिए 100 साल कितना बड़ा होता है, 200 साल, 1000 साल, 1 लाख साल। अब 1 करोड़ नहीं, ये 1.5 करोड़ साल पुरानी बात बोली जा रही है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई 1300 से 1500 मीटर है। ये थोड़ी हाइट इसकी कम ही है। हमें क्या सारी ही हिमालय की श्रेणियों की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई याद रखनी है? नहीं। आप इंपॉर्टेंट महा हिमालय की जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख लो, उसे याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, दून क्या होता है? दून द्वारा हमने देखा था कि घाटियां होती है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट बात बोली गई है कि दून किसे कहा जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय, भाई हिमालय की 4 श्रेणियां, ये परा हिमालय, ये महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक। तो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियां पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा देहरादून, कोट दून। तो ये क्या है? ये
लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियां है। तो महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा? परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। अब हम कुछ पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। क्यों? ताकि अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी उसको रिवाइज कर सके, अपने आप को टेस्ट कर सके। तो क्वेश्चन है तीसरा, कश्मीर में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? हमने देखा था छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में कुछ और कहा जाता है और उत्तराखंड में कुछ और कहा जाता है। तो कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। मर्ग क्या है? कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान, जैसे कि गुलमर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? हिमालय की 4 श्रेणियां, परा हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इस शिवालिक को और क्या कहा जाता है? इसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय कहा जाता है। इसे बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। महा हिमालय श्रेणी की लंबाई कितनी है? मैंने बताया आपको कि और किसी श्रेणी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई याद करो ना करो, आप महा हिमालय श्रेणी की लंबाई जरूर याद कीजिएगा। तो महा हिमालय श्रेणी की लंबाई हमने देखा था कितनी है? करीब करीब 2400 किलोमीटर। इसे आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महा हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? महा हिमालय की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या पूछा है? औसत ऊंचाई। ऊंचाई हमने देखा था करीब करीब 6000 मीटर के आसपास है। आप गलती से किलोमीटर मत बोल दीजिएगा, मीटर है। ऊंचाई में हमेशा मीटर का यूज किया गया है। तो ये हिमालय के हमने 4 हिस्से देख लिए, परा हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन हिमालय को बांटने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका है? वो है प्रादेशिक विभाजन या अनुदैर्ध्य विभाजन। इसको समझते हैं एक बार, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक हिमालय को हमने ऐसे देखा, परा हिमालय, ये महा हिमालय, ये लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक। और अब हमें कैसे देखना है? अब हमें देखना है ऐसे। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिमालय का कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिमालय का कौन सा हिस्सा है। तो हिमालय को बांटने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका है प्रादेशिक विभाजन या फिर अनुदैर्ध्य विभाजन। इसके हिसाब से भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय। इसको एक बार शॉर्ट में समझ जाते हैं, फिर और डिटेल में बात करेंगे। ये हिमालय की 4 श्रेणियां हो गई। यहां पर एक और श्रेणी है छोटी सी। अब यहां पर कुछ नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? यहां पर है सिंधु नदी, ये है आपकी सतलुज नदी, ये काली, तिस्ता और यहां पर है ब्रह्मपुत्र नदी। ये वाले हिस्से को कहा जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये वाले हिस्से को कहा जाता है आपका कुमाऊं हिमालय, ये है नेपाल हिमालय और ये है असम हिमालय। तो हिमालय को नदियों के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। एक एक करके इन चारों हिमालय के बारे में देख लेते हैं। पहला है आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय मैंने बात की, कौन सी 2 नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलुज। सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, इन 5 नदियों के बार बार नाम आएंगे। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। यहां पर हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई है। सबसे ज्यादा चौड़ाई हिमालय की कहां पर है? पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय में। ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। हालांकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कश्मीर जब जाओगे तो वहां पर आपको कारेवा या सरोवरीय निक्षेप मिलेंगे। कारेवा या फिर सरोवरीय निक्षेप मिलेंगे, जिसमें केसर की खेती बहुत शानदार की जाती है। तो केसर की खेती कहां की जाती है? मुख्य रूप से कश्मीर में। कहां पर? कारेवा वाले एरिया में। इसकी कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, मतलब ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी। तो ये कहां पर है? ये पंजाब हिमालय में। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियों का उद्गम भी होता है। नाम आपको याद रखना है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास क्या है? ये नदियां हैं। कहां से निकलती है? पंजाब हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं हिमालय, हिमालय का दूसरा हिस्सा कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में है?
सिंधु सतलुज नहीं, सिंधु सतलुज के बीच में तो पंजाब हिमालय आ गया, सतलुज और काली नदियों के बीच में। तो सतलुज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हिम शिखर है। हिम शिखर मतलब, हिम मतलब बर्फ और शिखर मतलब चोटी, ऐसी चोटियां जहां पर बर्फ जमा रहता है, जैसे कि कामेट, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। ये कहां पर है? ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आ गया। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है। भारत की सबसे प्रमुख नदी गंगा इस एरिया से निकलती है, कुमाऊं हिमालय से निकलती है गंगा, जिसका नाम स्टार्टिंग में होता है भागीरथी। यमुना भी कुमाऊं हिमालय से निकलती है, अलकनंदा नदी भी इस कुमाऊं हिमालय से ही निकलती है। तो कुमाऊं हिमालय से निकलने वाली इंपॉर्टेंट नदियां हमें पता होना चाहिए, गंगा, यमुना, अलकनंदा। गंगा, यमुना, अलकनंदा कौन से हिमालय से निकलती है? कुमाऊं हिमालय से। गंगा को और क्या कहा जाता है? भागीरथी। हिमालय का तीसरा हिस्सा नेपाल हिमालय। कौन सी दो नदियां? अब आ जाएगी आपकी काली और तिस्ता। सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो काली और तिस्ता के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय। इसमें सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय और भूटान हिमालय तीनों इसके अंदर शामिल है। इसके छोटे छोटे कुछ और हिस्से हैं, सिक्किम, दार्जिलिंग और भूटान हिमालय। हालांकि ये चीजें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हैं नेपाल हिमालय में, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, कंचनजंगा हो गया। ये कहां पर है? ये नेपाल हिमालय में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट हमने देखा था नेपाल में है, और नेपाल, ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हिमालय है असम हिमालय। वापस रिपीट करूंगा मैं, सिंधु, सतलुज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं, जैसे कि नामचा बारवा, डाफला, मिश्मी। नामचा बारवा, डाफला, मिश्मी क्या है? श्रेणियां है। क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। कौन से हिमालय में है? ये असम हिमालय में। तो हिमालय के ये 4 इंपॉर्टेंट हिस्से नदियों के हिसाब से भी हम देख लिए। एक बार फिर से हम हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि लद्दाख में क्या है? जोजिला है। जम्मू कश्मीर में बुर्जिला और पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला है। सिक्किम में मैंने बोला था आपको कि हमें इंपॉर्टेंटली इसको याद करना है, नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, बोमडिला और दिहांग। दर्रे क्या होते हैं? 2 पहाड़ों के बीच में से जाने का, गुजरने का एक रास्ता मान लीजिए, एक घाटी का एक रास्ता मान लीजिए, दर्रा कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हिमालय का महत्व क्या है भारत के लिए, हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है, ये सीमा प्रहरी है। जैसे कोई बिल्डिंग के बाहर कोई रक्षा कर रहा होता है आदमी, उसी प्रकार भारत की रक्षा करता है हिमालय। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसको क्रॉस करके, हिमालय को क्रॉस करके भारत पर आक्रमण करना एक तरीके से नामुमकिन सा है। तो यह भारत की सीमा की रक्षा करता है। दूसरा है, नित्यवाही नदियों का स्रोत है। नित्यवाही मतलब लगातार बहने वाली नदियों का ये स्रोत है। लगातार क्यों बहती है? क्योंकि हिमालय में बहुत सारा बर्फ है, बर्फ पिघलता रहता है तो पानी बनता रहता है और नदियां बहती रहती है। जैसे कि सिंधु नदी हो गई, सतलुज हो गई, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट नदियां हिमालय से ही पैदा होती है। तीसरा है, जलवायु पर कुछ इफेक्ट करता है। भारत की जलवायु एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि लंबे समय तक का मौसम भारत का कैसा है, उसमें हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि बहुत ऊंचा है हिमालय, तो अपनी ऊंचाई के कारण यह मानसूनी पवनों को प्रभावित करके भारत में वर्षा करता है। मानसूनी पवने मतलब वो पवने जो कि अपने साथ बारिश लेके आती है, पानी लेके आती है। तो हिमालय इसके सामने खड़े हो जाते हैं और ये मानसूनी पवने आके टकराती है हिमालय से और यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ये मानसूनी पवनों को रोककर भारत में बहुत ज्यादा बारिश करता है। इसी के साथ उत्तर से, रूस की तरफ से जो ठंडी हवा आती है उसको भी हिमालय रोक देता है और भारत के अंदर आने नहीं देता है, यानी कि भारत को बहुत ज्यादा ठंड से भी बचाता है। तो उत्तरी साइबेरियन क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। सोचिए हिमालय हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जल विद्युत का भी ये बहुत बड़ा स्रोत है। जल विद्युत मतलब आप जानते होंगे बांधों को, बांधों में क्या किया जाता है? नदियों का पानी रोक कर,
नदियों का पानी रोक कर अलग अलग कामों में यूज लिया जाता है, जैसे कि सिंचाई के लिए, वृक्षारोपण के लिए, पीने के पानी के लिए और जल विद्युत पानी के माध्यम से बिजली पैदा करने के लिए भी इन बांधों का यूज किया जाता है। तो हिमालय क्षेत्र में जो नदियां हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी है, इसीलिए उनको रोक कर वहां पर बिजली पैदा की जाती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। पांचवा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है चाय के बड़े बड़े बागान है और फलों का उत्पादन भी किया जाता है हिमालय वाले क्षेत्र में। यहाँ पर जो असम वाला हिस्सा है, जो सिक्किम वाला हिस्सा है, वहां पर चाय के बड़े बड़े बागान मिल जाएंगे आपको हिमालय वाले क्षेत्र में। साथ ही हिमालय वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा सेब देखने को मिल जाएगी, अखरोट देखने को मिल जाएगी, बादाम, अलग अलग प्रकार के सूखे मेवे भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे। छठा है वन संपदा। हिमालय क्षेत्र में बहुत घने जंगल है और ये बहुत सुंदर जंगल है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, वो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सातवां है तीर्थाटन, मतलब कि हिमालय वाले क्षेत्रों में बहुत सारे तीर्थ स्थल है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा वैष्णो देवी, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये सारे क्षेत्र इस हिमालय वाले क्षेत्र में ही स्थित है। साथ ही महत्वपूर्ण दरगाह यहाँ पर हजरत बल भी है, यानी कि अलग अलग धर्मों के यहाँ पर बहुत सारे तीर्थ स्थल है। साथ ही हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, तो लोग हर साल इस क्षेत्र में घूमने आते ही आते हैं, यानी कि हिमालय भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने इन सब चीज़ों को देख लिया है। अब क्या देखा है इसको हम एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन है पंजाब हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? पंजाब हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी है? हमने देखा था पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, और यहां से इंपॉर्टेंट नदियां कौन सी निकलती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, गंगा और यमुना कौन से हिमालय से निकलती है? हमने देखा था कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय से भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, अलकनंदा निकलती है। तो गंगा यमुना कौन से हिमालय से निकलती है? कुमाऊं हिमालय से निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? हमने दर्रे देखे थे, पहाड़ों के बीच में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने की जगह, उसे दर्रा कहा जाता है। तो नाथुला दर्रा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में है? ये सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, 6 भौतिक प्रदेश, इसमें से पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? बाकी के भौतिक प्रदेशों को। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ ली है आज ही रिवाइज कर दो। ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं वापस खुद से आप इन क्वेश्चन को कीजिए। तो आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।